हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 पर। फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। ये करके ही जाएं, नहीं तो आपको समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 2025 बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिए गए हैं, जो आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक सभी क्वेश्चनों को देखें ताकि आपको पूरा लाभ हो सके इस वीडियो का। चलिए तो शुरू करते हैं। ये इतिहास का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है। मैंने पहले वीडियो में कराई है। अब इनमें आप लोग को अगर किसी को भी यह क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर या फिर कमेंट कर दे मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे चाहिए, और बिल्कुल मैं उसके व्हाट्सअप नंबर उसमें कमेंट में कर दें और मैं उसे भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, ये फ्री में, किसी बात के पैसे नहीं लगेंगे आपको पीडीएफ के। चलिए, आपको यदि मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी मुझे मेरी मनोबल बढ़ेगा मेरा, और तभी मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूँगा। यदि आप लोग ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं किस तरह आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कक्षा 10वीं इतिहास एक लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। चलिए तो इनकी बाधाओं की बात कर लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं, तो मुख्य बाधाएं थी। पहला बाधा था क्या कि जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे, लगभग 300 टुकड़ों में। तो कितनी बड़ी समस्या थी। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका, जर्मनी भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग थलग हो गया था। कहने का यह अर्थ है कि भौगोलिक अगर दृष्टिकोण से बात कर ले, भौगोलिक मतलब ज़मीनी स्तर पे कि इस खंड को अलग बांट दिया, जैसे हमारे देखा जाए तो बिहार झारखंड को बांट दिया गया, उड़ीसा अलग हो गया, बंगाल से बिहार अलग हुआ है पहले, इससे पहले। तो उसी प्रकार से जर्मनी को भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बांटा गया कि ये उत्तरी जर्मनी है, ये दक्षिणी जर्मनी है, पूर्वी जर्मनी है, इस तरह से बांट दिया उनको। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। जर्मनी के अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गई थी। तीसरा आपका यह कारण था, बाधा थी, कि जर्मनी का अधिकांश जो राज्य था ना, वहाँ की सैनिक जो था वो कमज़ोर पड़ गया था पूरी तरह से। ठीक है। और चौथा नंबर, जर्मनी की समस्या ने ऑस्ट्रेलिया की अनावश्यक हस्तक्षेप होना, और बिना किसी कारण ये अपनी समस्याएं ऑस्ट्रेलिया का अनावश्यक हस्तक्षेप करके रखा था, अपने प्रभाव में रखा था ऑस्ट्रेलिया ने। ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इसकी बाधा समझ सकते हैं, इसका नहीं एकीकरण होने का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, लेनिन द्वारा नए आर्थिक नीति की घोषणा। देखिए, लेनिन ने एक नए आर्थिक नीति की घोषणा की, इसका क्या परिणाम हुआ, आइए पढ़ते हैं आंसर इसका। लेनिन की नई आर्थिक नीति दूरदर्शिता का परिणाम था। उनकी सोच काफ़ी लंबी थी, वो काफ़ी मतलब दूर की सोच रखते थे। रूस की स्थिति अर्थव्यवस्था को प्रगति पथ पर अग्रसर कर दिया। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू की गई। 1921 ईस्वी में लागू की गई नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए, लेनिन ने 1921 में जो नीति लेकर आए 1921 में, उसके कुछ नीति के प्रमुख बिंदु हैं जो इस प्रकार थे। सरकारी फॉर्म स्थापित करना था। इस फॉर्मों में कृषि संबंधी अनुसंधान कार्य होने थे, रिसर्च होने थे उस पर, कि किसानों के जो फसलें हैं उसको लेकर कृषि संबंधी अनुसंधान रिसर्च करना उन पर, और उनको बताना क्या कमी है। भूमि की चकबंदी की गई, कि भूमि को जांचा गया, उस पर और भी सारे कानूनी पाबंदी लगाए गए, छोड़े गए या उनको छूट दी गई, ये सारी व्यवस्थाएं लेकर आए। इन बड़े फार्मों पर किसानों को नए यंत्र और अच्छी खाद बीज देकर भी मदद की गई। ये नीति के अंतर्गत कौन सी नीति थी ये, लेनिन द्वारा आर्थिक नीति की जो घोषणा हुई थी, इसमें किसानों को काफ़ी सहूलियत मिली। इसमें यंत्र बीज, उन्हें लोगों को वेतन नगद दिया जाने लगा, उनको वेतन भी नगद दिया जाने लगा। यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गई, नगद की जगह आप कर लीजिएगा नगद होगा, नगर लिखा गया है,
चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ी यहाँ पे पीछे चले गई थी वीडियो। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी। चलिए बताइए दोस्तों, ये कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए। जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। चलिए पढ़िए इसको। ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रेलिया जो था ना, इटली और जर्मनी दोनों का विरोधी था। वो एकीकरण होना ही नहीं देना चाहता था ऑस्ट्रेलिया का भी, ताकि वो अपना तानाशाही राजशाही वहाँ पर स्थापित कर सके और उस पर अपना प्रभाव बनाए रख सके। इटली वेनेसिया लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। इटली का जो वेनेसिया शहर था उस पर भी किसका अधिकार था, उस पर भी ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। लोम्बार्डी पर भी ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। और उसके बाद सेडवा का युद्ध हुआ। क्या हुआ, सेडवा का युद्ध। कब हुआ सेडवा का युद्ध, तो 1866 में हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई इसमें। पराजय के बाद है ना, जब उसकी पराजय हो गई, उसके प्रभाव इस पर समाप्त हो गया। ऑस्ट्रेलिया का पराजय जब हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इटली पर से इसका प्रभाव समाप्त हो गया और जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के अधीन शक्तिहीन राज्य संघ था। क्योंकि जर्मनी भी शक्तिहीन राज्य था, ऑस्ट्रेलिया के अधीन शक्तिहीन राज्य संघ था। ये भी उसके अधीन था, जर्मनी भी ऑस्ट्रेलिया के। और शक्ति भी नहीं था उनके पास, सेना नहीं थी, बहुत कमज़ोर थी वो, है ना, अच्छी सेना नहीं थी जर्मनी के पास। तो वो भी उसी की में झेल रहा था। कौन, तो आपका जर्मनी। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव समाप्त हो गया। जब वहाँ के लोगों ने, जर्मनी के लोगों ने जब उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना की ना, तब उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया गया, है ना, उसका प्रभाव वहाँ से भी समाप्त हो गया। इस तरह से कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी पर से उनका प्रभाव समाप्त हुआ। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बात करें, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदानों को। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाइयों। चलिए तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान बताइए, क्या क्या योगदान थे भाई। वह मेजनी तरुण अवस्था में ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। जब वो तरुण अवस्था में थे, जब वो कह सकते जवानी पूरा तरोताज़ा रहे, है ना इंसान, उस उम्र में वह गुप्त राजनीतिक व्यवस्थाओं में एकदम लीन हो गए थे। उसी से मन लगने लगा था उनका उसी टाइम। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कार्बोनारी की सदस्यता बन गया था। वो कार्बोनारी के सदस्य बन गए। लो, हम कार्बोनारी के सदस्य बनते, और भी कुछ सीखना हमें राजनीति में, बहुत कुछ। तो ये शामिल हो गए भैया मेजनी। उसने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कर दी। अब बताओ, 1831 में उन्होंने शामिल हुए और कार्बोनारी सदस्य बन गए। उसके बाद उन्होंने दो की स्थापना की, एक यंग इटली और 1834 में, बोलो कितने साल के बाद किया भाई, 3 साल के बाद इसे इतना अनुभव हो गया जो कुछ करे। गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित कर मेटरनिख के पतन 1848 के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया, परंतु विफल होकर वह इटली से गया। देखिए क्या हुआ, मेटरनिख के पतन के बाद 1848 में वह इटली के एकीकरण के प्रयास में जुड़ गए कि इटली का एकीकरण हो जाए। मेजनी ने पूरा प्रयास किया, परंतु वो विफल हो गए और इटली छोड़कर वह चले गए। अब क्या हुआ, चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। उसका 5वां नंबर के, इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी के योगदानों को बताइए। चलिए गेरिबाल्डी के योगदान बता दी। जिस प्रकार से मेजनी का योगदान था, गेरिबाल्डी काबूर का भी योगदान था। ये सब के योगदानों के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन मिला के गेरिबाल्डी, काबूर और आपका लेनिन, मेजनी, ये सब के क्या योगदान थे, एक साथ भी पूछा जाता है कभी कभी, है ना, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो कुछ अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1860 सिसिली पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, सिसिली एक शहर था, उस पर अधिकार कर लिया, है ना। किसने अधिकार कर लिया बताइए। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल, है ना। तो लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से अपने
उसने 1860 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। किसने भाई? गैरिबाल्डी ने। बाद में उसने नेपलस पर भी अधिकार कर लिया, सर्डिनिया मिल गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण पूरा हुआ। तो द्वितीय चरण किसके समय में पूरा हुआ? तो गैरिबाल्डी ने। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सिसिली पर अधिकार किया 1860 में, उसके बाद नेपलस पर अधिकार कर लिया, फिर सर्डिनिया भी उनको मिल गया। इस प्रकार से उन्होंने इटली का, कह सकते हैं, दूसरा चरण समाप्त हुआ। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपके काबूल के योगदानों को बताइए। चलिए, राजा विक्टर एमानुएल ने मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सर्डिनिया की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर काबूल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। देखिए क्या किया राजा विक्टर एमानुएल जो थे, वो ने मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सर्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें काबूल को सौंप दिया। भैया ये तो शासक थे इमैनुएल। इन्होंने क्या किया? इमैनुएल ने किसको सौंप दिया? तो ये सौंप दिया उन्होंने काबूल को, भाई संभालिए। पराजित कर काबूल ने क्या किया? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया काबूल ने, लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया काबूल ने, मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों के सर्डिनिया में मिला लिया। उसके बाद जो भी इलाका था वो सर्डिनिया में मिला के काबूल के प्रयासों ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। कह सकते हैं अंतिम चरण और महत्वपूर्ण चरण काबूल के सहयोगों से पूरा हुआ। किसके सहयोग से पूरा हुआ? काबूल के सहयोग से पूरा हुआ। साइड में बटन आ रहा है इसलिए दबा रहा है, सॉरी बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है? काबूल के योगदान को पढ़ लिया हम लोगों ने। अब पढ़ेंगे 7 नंबर, लेनिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आइए संक्षिप्त परिचय देते हैं उनका। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। लेनिन का जन्म रूस के सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। कहाँ पर? सिम्ब्रस्क नामक गांव में। कभी कभी ऑब्जेक्ट में भी पूछ लिया था कहाँ जन्म हुआ था, किस जगह पर, कब हुआ था। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, आरंभ से ही वह विद्रोही प्रवृत्ति का था। वह साम्यवादी से गहरे रूप से प्रभावित थे। क्या थे? साम्यवादी जो व्यक्ति थे ना वहाँ के, जो अपने देश के प्रति प्रेम था, उनसे काफ़ी वह प्रभावित था लेनिन। उसके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी बोल्शेविक क्रांति? तो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। शासक अध्यक्ष बनने के बाद उसने रूस के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इसका विकास होना चाहिए। एक नया संविधान लागू किया उन्होंने और आंतरिक व्यवस्था स्थापित की कि आंतरिक एक व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, राजनीतिक व्यवस्था हो या कानूनी व्यवस्था, वो होनी चाहिए। आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने 1921 में उसने आर्थिक नीति लागू की। आर्थिक नीति लेकर आए और 1921 में उन्होंने लागू की कि आर्थिक नीति लागू करने से यहाँ की जो गरीबी है और लाचारी है दूर हो पाएगी। उसकी मृत्यु 1924 में हो गई। तो ये यहाँ से समाप्त हो गया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 8 नंबर क्वेश्चन है। 1848 फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? चलिए बताइए बच्चों, क्या मुख्य कारण? चलिए पढ़ते हैं इसको। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो प्रतिक्रियावाद एवं सुधारवादियों का विरोध था। ये जो लुई फिलिप थे ना, ये काफ़ी कट्टरवादी कह सकते थे। ये गीजो प्रतिक्रियावादी था, सुधारकों का विरोध था। जो भी सुधार चाहते थे ना कि यहाँ पर सुधार हो जाए, 1848, है ना, मेटरनिख जो थे इटली और जर्मनी, इस पे चाहते थे कि सुधार हो जाए, लेकिन उसका ये विरोध चाहते थे, हमेशा विरोध करते थे। लुई फिलिप प्रधानमंत्री थे, गीजो, है ना, वहाँ के, और ये शासक थे लुई फिलिप। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि इसका संधि हो जाए, ये एकीकरण हो जाए इसका, ये कभी नहीं चाहते। पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया गया। 1848 में इन्होंने सुधार भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी। क्या किया? राजा जो थे वहाँ के, उन्होंने रोक लगा दी, नहीं करा सकते ये भोज। सभी व्यक्ति आके, सुधारवादी जो दल थे ना, वो आ गए थे। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज, वहाँ पर बुलाया गया सबको कि हम लोग संगठन करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। किसके खिलाफ? लुई फिलिप और गीजो प्रतिक्रियावादी सुधारवादियों का विरोध के खिलाफ। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया, उस पर रोक लगा दी। और जो भोज पे बुलाया गया था वहाँ पे पुलिस कर्मियों द्वारा लुई फिलिप और प्रधानमंत्री गीजो द्वारा गोलियाँ चलवा दी उन लोगों पर जो सुधारवादी थे।
वे लोग मारे गए। क्रोधित जनता ने लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग, दंगा भड़क गया वहाँ पे, लोग आक्रोश में आ गए और उसके बाद लुई फिलिप को यह गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेजनी कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, आ सकता है आने वाले एग्जाम में, है ना, इसलिए पढ़ लीजिए इसको। चलिए तो हमारा सवाल है, मेजनी कौन था? मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। देखिए ईश्वर का रूप माना गया है इसको। किसके लिए? इटली के लिए। इटली के एकीकरण में सबसे अगर कोई योगदान दिया है तो मेजनी ने दिया है, इसीलिए इसे पैगंबर या मसीहा, इसका मतलब ईश्वर ही होता है, ईश्वर का एक रूप। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर उसने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की। ये राष्ट्रवादी, वहाँ से राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित हो गए देशभक्तों से, और वह कार्बोनारी की सदस्य ग्रहण कर ली सदस्यता, कि हम भी शामिल होते हैं सदस्य में। 1830 से 31 के विद्रोह ने उसने सक्रिय भूमिका निभाई। 1830 से 31 में जो विद्रोह हुआ उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सक्रिय रूप से रहकर, एक्टिव पूरी तरह से। गणतंत्रवादी उद्देश्यों का प्रचार करने के लिए उसने यंग यूरोप का गठन किया। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया उसने। वह ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना चाहता था हमेशा, कि कैसे ऑस्ट्रिया के प्रभाव से जो इटली है वो पूरी तरह मुक्त हो जाए और स्वतंत्र जीवन जी सके, लेकिन वो विफल रहा। ठीक है, चलिए हमारा लास्ट प्रश्न जो कि गेरिबाल्डी है। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। कहा, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गेरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। देखिए इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण जो था ना, किसने पूरा किया? कि गेरिबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। ये अपने जीवन को छोड़कर पूरी तरह से समर्पित हो गए थे राष्ट्र के प्रति। द्वितीय चरण में तलवार के बल पर बहुत सारे इलाकों को खाली करवाया, युद्ध लड़े। वह युद्ध नीति में विश्वास करता था हमेशा, कि युद्ध लड़के ही जीता जा सकता है। इन घटनाओं को उत्प्रेरित होकर उन्होंने आक्रमण नीति का अपनाई, आक्रामक नीति, और उसने किसी को नहीं छोड़ा। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई, है ना, जैसे सैनिक की एक टुकड़ी होती है वैसे उन्होंने अपनी एक टुकड़ी बना ली, और लाल कुर्ती कहलाया ये जो उन्होंने टुकड़ी बनाई थी। ठीक है, उनकी सहायता से उसने क्या किया? सिसिली पर अधिकार किया। सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना की, वहाँ पे कानून व्यवस्था लागू कर दिया अपने तरीके से। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण किया, पोप का जो राज्य था उस पर भी आक्रमण किया, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। काबूर क्योंकि वहाँ का ये था प्रधानमंत्री, उसने आदेश, इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? तो काबूर थे उस समय। उन्होंने गेरिबाल्डी को अनुमति नहीं दिया हमला करने का। गेरिबाल्डी महान देशभक्त और त्यागी प्रतिमूर्ति था वह। ठीक है, गेरिबाल्डी महान देशभक्त थे, ऐसे देशभक्त को तो सलाम करना ही चाहिए। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बच्चों? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो, अगर किसी को भी भाइयों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसे व्हाट्सएप से कनेक्ट करके उसे जितने भी पीडीएफ है मैं भेजता रहूँगा लगा।